नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज संविधान की पहली क्लास है। इसमें हम कम से कम 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे और बहुत कम समय में, प्लस प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो हम बात करते हैं संविधान की। संविधान क्या है, तो सबसे पहले संविधान के विषय में जान लें। संविधान कानूनों का एक संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार सत्ता का संचालन करती है। अब देखो, 1947 से पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर राजनीतिक दबाव बने कि आपको भारत को आज़ाद करना होगा। भारतीयों का भी राजनीतिक दबाव बना, प्लस अन्य देशों के भी राजनीतिक दबाव बने। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उसने मन बना लिया कि अब भारतीयों को आज़ाद करना ही होगा। हुआ कुछ इस तरह से कि ब्रिटेन में भी आम चुनाव हुए वहाँ की पार्लियामेंट के, जिसमें लेबर पार्टी ने ये घोषणा की कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम भारत को स्वतंत्रता देंगे। वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मन बना लिया कि अब भारत को स्वतंत्र करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। इसी संदर्भ में जुलाई 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। वहाँ ब्रिटेन की सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्री भारत के लिए भेजे कि आप भारतीय नेताओं से बात करेंगे, उन्हें एक संविधान सभा बनाने के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि हम जो सत्ता का हस्तांतरण करेंगे वो भारत की संविधान सभा को करेंगे। यानी भारत की जो सत्ता है उसे किसको सौंपेंगे ब्रिटेन वाले, तो भारतीय संविधान सभा को। तो उस कैबिनेट मिशन को 2 काम दिए गए कि एक तो भारत में जाकर संविधान सभा का निर्माण करवाओ भारतीयों से, दूसरा भारतीय अपनी एक अंतरिम सरकार बनाकर हमें दिखाएंगे। उसी संदर्भ में कैबिनेट मिशन भारत आया जुलाई 1946 में। और जुलाई 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसके सदस्य कौन कौन थे, तो आप ध्यान देंगे इनके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो इस कैबिनेट मिशन में ये 3 सदस्य थे। तीनों ने आकर भारतीय नेताओं से बातें की और बताया कि आप संविधान सभा इस तरह से बनानी है। अब संविधान सभा बनाने की जो सबसे पहले चर्चा की थी वो स्वराज पार्टी ने 1924 में की थी कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे अहम है। अब कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ और ये संविधान सभा का जो गठन हुआ वो हुआ जुलाई 1946 में। इसके लिए जो सदस्य निश्चित किए गए वो किए गए कुल सदस्य 389। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा का प्रतिनिधि होगा, जिसमें भारत में एक तो कुछ प्रांत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे और कुछ प्रांत देसी रियासतों के अधीन थे, यानी छोटे छोटे राजाओं के पास थे। अब उन्होंने 389 सदस्यों को बांट दिया कि भाई ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य संविधान सभा में शामिल होंगे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य संविधान सभा में शामिल होंगे। इसके बाद देसी रियासतों से भी 93 सदस्य लिए जाएंगे। इस तरह से 389 सदस्य बांट दिए गए। इनमें एक हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं पहुंचा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई और इसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष चुने गए जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सभी सदस्यों में वयोवृद्ध थे। इन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष, लेकिन ये कैसे अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी। जब तक संविधान सभा अपना एक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुनेगी तब तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष
बने रहेंगे। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 में हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये तो बस एक ही बैठक की अध्यक्षता कर पाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही संविधान सभाओं की अध्यक्षता की। 13 दिसंबर 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और जैसे ही 13 दिसंबर 1940 में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया, यानी ये संविधान की पहली कार्रवाई हुई। अब 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई, यानी जो हमारी आगे चल के प्रस्तावना बनेगा वो यही उद्देश्य प्रस्ताव है। तो 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया और जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया तो अब संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। संविधान में अनेकों प्रकार की समितियां बनाई गईं। उन समितियों में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंप दिए गए और यहाँ पर हमने अपनी अंतरिम सरकार भी बनाई। तो भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन, इसमें कौन को क्या पद दिया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे। तो इस तरह से यहाँ से पूछे जाते हैं, तो एक नज़र इन पे भी हम देखेंगे। पंडित नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बना दिए, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग दिए गए। इसके बाद सरदार पटेल को गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया और जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री इस मंत्रिमंडल में बना दिया गया। इसके बाद सी राजगोपालाचार्य को शिक्षा मंत्री बना दिया गया और C.H. भाभा को कार्य खनन और बंदरगाह मंत्री का पद मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। वहीं आसफ अली रेलवे मंत्री बनाए गए, जबकि जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए। तो पहला जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 में, मुस्लिम लीग ने इसका भी बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी और वो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण कराना चाहती थी। लेकिन ध्यान देंगे, बाद में ये शामिल कर लिए गए मुस्लिम लीग के लोग, जो इस तरह से हैं। लियाकत अली वित्त मंत्री बना दिए गए और गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री, आई चौधरीगर वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री बना दिए गए। इसके बाद में है जोगेंद्र नाथ मंडप, ये विधि मंत्री बनाए गए। तो ये था हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1940 में गठित हुआ था, यानी आज़ादी से पहले का, स्वतंत्र भारत से भी पहले का। तो यहाँ से हमें पूछ लिए जाते हैं, अब आप क्या ये सभी याद करने हैं? नहीं करने भाई, आप ये ऊपर से सभी याद करने हैं। और ये कहाँ तक याद करने हैं? तो लियाकत अली वित्त मंत्री तक। इसके बाद के इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो हमने अंतरिम मंत्रिमंडल भी देख लिया और संविधान सभा का गठन भी देख लिया, पहली और दूसरी बैठक भी देख ली। अब क्या होगा? तो हम लास्ट पॉइंट पर थे यहाँ कि 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया, यानी जो भारत के संविधान की उद्देश्य क्या है वो स्वीकार कर ली गई। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर B.N. राव को चुन लिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप बोलेंगे B.N. राव थे। अब जो अनेकों समितियां बनी, उनमें प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बना दिए गए।
प्रारूप समिति एक अहम संवैधानिक समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन बनाए, तो आप बोल देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए। इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ, तो आप बोलेंगे पहली बार बंगाल से हुआ, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में, तो दोबारा डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंबई से हुआ। इसके बाद संविधान पर कार्य होना प्रारंभ हुआ, देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल भी बना दिया गया, जिसे मैं स्क्रीन पर लगाता हूं और आप इसे देखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना, जिसमें मंत्री और विभाग हमें अलग अलग दिए जा रहे हैं। पहला नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री बनाए गए। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये विभाग नेहरू जी के पास कर दिए गए। दूसरा नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना व प्रसारण और राज्यों के मामले दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिए गए। अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, RK षणमुगम सेठी को वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, और VN गौडगेल को कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती मंत्रालय, रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव जो हैं वो VP मेनन बनाए गए। एक नज़र में हम संविधान सभा की जितनी भी समितियां बनी वो भी देखेंगे, और वो स्क्रीन पर आपके सामने है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संचालन समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। संघीय संविधान समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्भ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। तो इन समितियों को भी हमें याद करना होगा। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं कि संविधान सभा के लिए अनेकों समितियाँ बनाई गईं। हमने भारत की स्वतंत्रता से पहले और बाद में अपने 2-2 मंत्रिमंडल भी बना लिए, और उधर संविधान सभा बन गई और उसमें सभी लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए। संविधान प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई और 3 बार संविधान का वाचन हुआ, यानी 3 बार संविधान को पढ़ा गया और 114 दिन तक उस पर बहस हुई। संविधान बनाने में हमें 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, जिस पर लगभग 64 लाख का खर्चा भी हुआ। एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आया है 2018-19 के यूपी पुलिस में कि संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। तो आप याद रखेंगे, संविधान को जो हस्तलिखित किया था वे महान व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक डेट मिलती है 26 नवंबर 1949, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान पारित हुआ, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया और उसको हमने पास कर दिया, अपना लिया। इस समय संविधान सभा के
284 सदस्य थे और इन 284 सदस्यों ने संविधान जो प्रारूप था संविधान का, जिसे हमने स्वीकार किया था, उस पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिला सदस्य भी थीं। यही क्वेश्चन 2018-19 वाले पेपर में आया है यूपी पुलिस के में कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो उसमें 284 सदस्य थे। इन सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप बोलेंगे इन सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, महिला सदस्यों के नाम आप याद नहीं रखने हैं। अब देखेंगे जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया और हमने संविधान पारित कर दिया, यानी पास कर लिया, स्वीकार कर लिया, तब उस संविधान में 22 भाग थे। ये याद रखेंगे, जो हमारा मूल संविधान है उसमें 22 भाग थे और अगर अनुच्छेदों की बात करें तो वो 395 थे। और अनुसूचियों की बात करेंगे तो संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन पिछली बार 2018-19 वाले पेपरों में यूपी पुलिस ने पूछा था संविधान के भाग कितने हैं, तो वहाँ पर संविधान के भाग 22 वाला ऑप्शन नहीं था, संविधान के भाग वहाँ पर 25 उत्तर माना गया था। वो 25 हमें कब उत्तर बताना है और किस हिसाब से संविधान के 25 भाग हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे जब संविधान के भाग पढ़ेंगे। अनुसूची आज मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 हैं। कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई ये हम अलग से पढ़ेंगे आगे, और अनुच्छेदों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मूल संविधान में ध्यान रखेंगे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अब 24 जनवरी 1950, ये डेट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति मनोनीत कर लिए गए, चुन लिए गए। तो याद रखेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई। इस बैठक में देश के पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे और ये ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 लगातार कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। एक बार संविधान सभा ने इन्हें चुना था और एक बार ये दोबारा में निर्वाचित हुए थे, तो ये भी ध्यान देंगे। इसके बाद 2 तथ्य हमें और याद रखने हैं कि 22 जुलाई 1947 में हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप है ये हमने अपना लिया। कब? तो 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपना लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों पर। तो एक एक करके हम देखेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे। तो जो भारतीय संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना एक ही बात है, या तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोलें या उद्देश्य का बोलें। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें कुछ ही बात पढ़नी है, जैसे प्रस्तावना में केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप बोलोगे 1976 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की
अखंडता, ये शब्द जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं कि हमें संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देगा। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर जोर दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर सुन लेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 चीज़ों की हमें स्वतंत्रता होगी, ये प्रस्तावना में कहा गया है। अब कुछ और फैक्ट जानेंगे। विश्व में सर्वप्रथम संविधान बनाने वाला देश अमेरिका है। विश्व को संविधान की देन अमेरिका है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर हमें पूछ लिया जाए तो वो भारत का है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। इसके बाद ध्यान देंगे, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे हम, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। देखो, भारतीय संविधान के अनेकों देशों से कुछ न कुछ तथ्य लिए गए हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया, तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए, और मौलिक अधिकार हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद में और क्या लिया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, यानी कोई भी न्यायालय अपने न्याय का पुनः अवलोकन कर सकता है, ये बात भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का नाम महाभियोग है। किन परिस्थितियों में और किस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, ये बात भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण करी है। न्यायाधीशों को हटाने की जो विधियाँ हैं वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है, कि हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस तरह से हटा सकते हैं, ये भी हमने प्रावधान अमेरिका के संविधान से ही लिया है। इसके बाद आता है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने भारतीय संविधान में क्या बातें एक्सेप्ट की हैं, तो एक तो संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी हमारे यहाँ जो शासन करने की प्रणाली होगी वो ब्रिटेन की तरह संसद के द्वारा होगी, और एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता का अर्थ ये हुआ कि हम भारत के किसी भी राज्य में रहें, हम केवल भारतीय रहेंगे, हमारी नागरिकता इंडियन होगी। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, तो आप बोलेंगे नीति निर्देशक तत्व लिए, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया, यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे, कौन कौन उसका राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ये बात भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य, यहाँ मैंने लिखे नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता से, उसका भी हमने प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। आगे जब हम संविधान की अनुसूची पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची सब आएंगी, उन पर विशेष चर्चा होगी। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां होंगी, यानी जब देश में आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को हटा देगा, स्थगित कर देगा। तो ये शक्ति राष्ट्रपति को जो मिली है संविधान में, तो ये हमने कहाँ से ग्रहण की है, तो आप बोलोगे जर्मनी के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से
स्वीकार किया है, तो आप बोलोगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगर आप पहले से ही संविधान के विषय में कुछ जान रहे हैं तो आप कमेंट्स में बताएंगे कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस में, प्रीवियस ईयर का है। रूस के संविधान से हमने क्या लिया, तो भाई रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ली, और ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये हमने बाद में जोड़े हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2017-18 के उसमें पेपर में आया है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए, तो आप बोलोगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और आगे हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, यहाँ इस बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो जापान के हमने संविधान से क्या लिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया है। और इसके अलावा भी कई देशों के संविधान से हमने अलग अलग बातें ली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो आप बोलोगे भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर बात करेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो देखेंगे पहली अनुसूची क्या है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ राज्य के 28 राज्य एवं संघ शासित राज्यों के जो 8 राज्य हैं उनका विवरण है। यानी पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों का विवरण मिलता है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते की बात की गई है। अब ये पदाधिकारी कौन है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये सभी पदाधिकारी हैं, इनके वेतन भत्ते पेंशन का जो विवरण है वो हमारी दूसरी अनुसूची में मिलेगा। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है कि किस पदाधिकारी को कौन शपथ दिलाएगा, तो ये बात हमारी तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे और किस केंद्र शासित राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, ये सभी विवरण चौथी अनुसूची में मिलेगा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण का जो प्रावधान है उसका उल्लेख पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची में हमारे 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातीय हैं, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान है। तो यहाँ छठे में याद रखेंगे 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो अनुसूची आती है वो आती है आपकी 7वीं अनुसूची। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो दिया गया है। तो आपसे पूछ लेगा कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में बताया गया है, आप बोलेंगे 7वीं अनुसूचियों में। अब देखो 7वीं अनुसूची में फिर से 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के सभी विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के सभी विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार ने समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर
कानून बनाया हुआ है उसी विषय पर अगर केंद्र सरकार कानून बना देती है तो राज्य सरकार का कानून निरस्त मान लिया जाएगा। एक यहाँ से पूछ लिया जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय कितने हैं। तो देखो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब इन तीनों सूचियों में कितने विषय थे? तो संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। एसएससी जीडी में यहाँ से हर बार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा एक संघ सूची का विषय है, कौन सा एक समवर्ती सूची का विषय है या कौन सा एक राज्य सूची का विषय है। तो हमने कुछ कुछ विषय जो महत्वपूर्ण हैं वो लिखे हैं। तो देखेंगे संघ सूची के विषय क्या हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। तो रक्षा, देखो देश की रक्षा का भार किस पे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगा, ना कि किसी राज्य की सरकार पर। विदेशी मामले यानी हमारी जो विदेश नीति है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। युद्ध एवं शांति, किसी देश से युद्ध होना है या शांति स्थापित करनी है, वो सब काम किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के में। रेल, डाक एवं तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सभी संघ सूची के ही विषय हैं। इसके बाद राज्य सूची के विषय क्या हैं? तो शांति और व्यवस्था यानी राज्य के अंदर शांति स्थापित करना, व्यवस्था बनाए रखना, ये राज्य सूची का विषय है। पुलिस भी राज्य के अंतर्गत आती है। जेल, कृषि, स्थानीय शासन, जन स्वास्थ्य और राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों में बिजली, समाचार पत्र, वन, शिक्षा, श्रमिक संघ, विवाह एवं तलाक, दीवानी एवं फौजदारी, कानूनी प्रक्रिया, ये सभी आएंगे हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो हमारी 7 अनुसूची पूरी हुई। अब आते हैं हम 8वीं अनुसूची पे। 8वीं अनुसूची संविधान में वर्णित भाषाओं से संबंधित है। आपसे पूछ लेगा कि संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का विवरण मिलता है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है। मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भारतीय भाषाओं का विवरण था। तो ध्यान देंगे अब 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल संविधान में 14 भाषाओं का था। तो हमने 8 भाषा इसमें बढ़ाई हैं और जब 8 भाषा बढ़ाई होंगी तो संविधान में संशोधन किया होगा। तो सबसे पहले ये जो मैंने पहले शुरू में लिखा है, जगह कम थी यहाँ पे भाई, तो 21वां संविधान संशोधन किया। कब किया 21वां संविधान संशोधन? तो 1997 में। 21वें संविधान संशोधन 1997 के द्वारा हमने 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ दिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने संविधान में 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में। इसके द्वारा 3 भाषा संविधान में जोड़ी गई, कोंकणी, मैथिली और नेपाली। तो याद रखेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मैथिली और नेपाली। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके द्वारा संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो ये टोटल 8 भाषा हमने जोड़ी हैं। और आज वर्तमान में कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में? तो आप बोलोगे 22। अब देखो ये तो यहाँ तक हमारे मूल संविधान में थी मतलब अनुसूचियाँ थीं। और अब ये जो 4 अनुसूचियाँ हैं ये हमने बढ़ाई हैं। तो पहले सबसे पहले 9वीं अनुसूची, ये हमने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई 1951 में। तो आपसे पूछ लेगा कि 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो आप बोलोगे 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो आप बताएंगे इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित उल्लेख हैं। तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित अगर आप अनुसूची पूछता है आप कहेंगे जी 9वीं अनुसूची है। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। इसको हमने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा है और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। राजनीतिक दल बदल से संबंधित प्रावधान।
10वीं अनुसूची दल बदल। याद रखेंगे 11वीं अनुसूची हमने 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी। इसमें पंचायती राज्य संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। इसके बाद आती है हमारी 12वीं और अंतिम अनुसूची। ये हमने 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी है और इसमें आते हैं शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थान को काम करने के लिए हमने यहाँ पर 18 विषय प्रदान किए हैं। तो ये हमारी 12 अनुसूचियाँ रहीं और यहाँ से आगे हम संविधान को लेकर चलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक व्यक्ति पर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएंगे और शेयर भी करेंगे। कमेंट्स में लिखेंगे वीडियो कैसी लगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।